अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। और आज का हमारा टॉपिक है द लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें दो टर्म्स ऐसी हैं जिनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, जिसमें से पहली है एक्टिव मास और दूसरी है रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों, एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास सब्सटेंसेस का वो मास है जो कि रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। फॉर एग्जांपल, एक रिएक्शन है कि वाटर के 2 मोल्स जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ, तो क्या बनाते हैं? 2 मोल वाटर बनाते हैं। तो यहाँ पे जो 2 मोल है, ये क्या चीज़ है? हाइड्रोजन का एक्टिव मास है जो कि रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पे जो 1 मोल है, ये क्या चीज़ है? ये ऑक्सीजन का एक्टिव मास है जो कि रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर यहाँ पे ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो कोएफिशिएंट लगा हुआ है वो 2 लगा हुआ है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 के बजाय 3 लिख देती हूँ, तो हाइड्रोजन का वो मास जो कि रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा वो सिर्फ 2 मोल ही होंगे। तो ये जो 2 मोल्स है, ये कौन सा मास है हाइड्रोजन का? ये मास जो है वो एक्टिव मास है। हम चाहे यहाँ पे 3 मोल्स ले लें, हम चाहे यहाँ पे 4 मोल्स ले लें, अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी को हम नहीं बढ़ाते हैं तो ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ हाइड्रोजन के सिर्फ 2 मोल ही रिएक्ट करेंगे। ये और बात है कि अगर हम यहाँ पे इसको 4 करते हैं और ऑक्सीजन को यहाँ पे 2 करते हैं, तो वो फिर उसी रेशो में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की क्वांटिटी को चेंज नहीं कर रहे हैं, हाइड्रोजन की क्वांटिटी को चेंज करके यहाँ पे मैंने जैसे कि 3 कर दिया है, तो 3 मोल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइड्रोजन के सिर्फ 2 मोल्स ही रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ। तो व्हाट इज द एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन? 2 मोल्स। हाइड्रोजन का जो एक्टिव मास है वो क्या है? 2 मोल्स है। यानी वो मास जो कि रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा वो सिर्फ 2 मोल्स है। हम 3 ले लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का हमारे पास 1 ही मोल है, तो हाइड्रोजन के 2 मोल्स ही रिएक्ट करेंगे। और यही चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं लेकिन ऑक्सीजन के भी 2 मोल्स कर देते हैं, तो जब भी यही बात है कि हाइड्रोजन के 2 मोल्स के साथ ऑक्सीजन का सिर्फ 1 मोल ही रिएक्ट कर सकता है, तो व्हाट इज द एक्टिव मास ऑफ ऑक्सीजन? 1 मोल। अब आप चाहे उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें, लेकिन जो पार्टिसिपेट करेगा वो हाइड्रोजन के 2 मोल्स के साथ सिर्फ 1 मोल ही करेगा ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का एक्टिव मास इस इक्वेशन के अंदर कितना है? 1 मोल है। हाइड्रोजन का एक्टिव मास इस इक्वेशन के अंदर कितना है? 2 मोल है। तो एक्टिव मास क्या होता है? वो मास होता है जो कि रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। अगर हम इसको आसान लफ्ज़ों में एक एग्जांपल से अगर हम समझें, तो अगर हम बाज़ार से गोश्त लेकर आते हैं, सपोज़ हम जो है वो 5 किलो गोश्त लेकर आए हैं, लेकिन उस वक्त हम पका रहे हैं जो वो सिर्फ 1 किलो है, तो जो एक्टिव मास है वो कितना है? वो सिर्फ 1 kg है। बाकी जो 4 kg था वो हमने स्टोर किया, वो इस वक्त एक्टिव मास नहीं है। तो जो पार्टिसिपेट कर रहा है, जो रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहा है, वो मास जो है वो एक्टिव मास कहलाएगा। हर रिएक्शन जो है वो एक स्पीड के अंदर हो रहा होता है। यहाँ पे ये जो रेट का वर्ड है, ये स्पीड के लिए यूज़ किया जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन इन द सिंपल वर्ड द स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो जब ये 2 टर्म्स हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज द एक्टिव मास एंड व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन का जो स्टेटमेंट है उसको हम 2 हिस्सों में समझने की कोशिश करते हैं। कि पहला जो इसका पार्ट है, इसमें हम इंडिविजुअल सब्सटेंस की बात करेंगे कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है, कोई भी सब्सटेंस, या हम कह लें कि रिएक्टिंग सब्सटेंस, तो वो जो जिस रेट के साथ, जिस स्पीड के साथ रिएक्ट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एक्टिव मास के। द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट is directly proportional to their active mass. The rate at which the substances react is directly proportional to their active mass. क्या मतलब है इसका? कि
सब्सटेंसेस जिस स्पीड से एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके एक्टिव मास के। अगर एक्टिव मास ज़्यादा है तो रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ेगी, और अगर एक्टिव मास कम है तो रिएक्शन की स्पीड भी कम होगी। एक्टिव मास जो कि रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि रेट ऑफ reaction is directly proportional to the active mass of substance। जो भी सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं उनका एक्टिव मास अगर ज़्यादा है तो फिर रिएक्शन की स्पीड भी ज़्यादा है, और अगर जो सब्सटेंसेस रिएक्ट करने वाले उनका मास जो है, जो एक्टिव मास है, जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है वो कम है, तो फिर रिएक्शन की स्पीड भी कम है। और अगर हम होल रिएक्शन के लिए बात करेंगे, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। एक रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्टिव मास आपस में रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं, एक्टिव मासेस रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के। अगर हम इस इक्वेशन को की एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पे रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और ये मिलके कौन सी प्रोडक्ट बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं। तो अगर हम आसान अल्फाज में लॉ ऑफ एक्टिव मास को अंडरस्टैंड करते हैं तो अगर इनका एक्टिव मास ज़्यादा है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो भी ज़्यादा बनेगी, और अगर इनका एक्टिव मास कम है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का तो जो बनने वाली प्रोडक्ट है वो भी कम होगी। ठीक है, और ये जो अमाउंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेट ऑफ रिएक्शन के। ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट है, और अगर प्रोडक्ट कम बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का जो एक्टिव मास है वो कम है, इसलिए कम प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो स्लो है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का एक्टिव मास जो है वो कितना है। अगर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का एक्टिव मास ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा है, और अगर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का एक्टिव मास कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम है। तो दो हिस्सों में हमने देखा कि कोई भी जो सब्सटेंस है उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रिएक्ट कैसे करेगा वो? द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, कैसे रिएक्ट करेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास के। अगर उस सब्सटेंस का एक्टिव मास ज़्यादा है तो तेज़ी से रिएक्ट करेगा, और अगर उस सब्सटेंस का एक्टिव मास कम है तो स्लोली रिएक्ट करेगा। और अगर हम होल रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन कब ज़्यादा होगा? जब रिएक्टिंग सब्सटेंस का एक्टिव मास ज़्यादा होगा और प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of the reacting masses of substances. The rate of reaction is directly proportional to the product of the active mass of the reacting substances. Reacting substances के active mass पे depend करता है कि rate of reaction क्या है। बिल्कुल आसान अल्फाज में अगर हम इसको कहें तो सिंपल सी बात ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन कब ज़्यादा होगा? जब रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का एक्टिव मास ज़्यादा होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन कब कम होगा? जब रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का एक्टिव मास कम होगा। अब ये जो एक्टिव मास है हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं। अगर मैं इस तरह से लिखूँ, इसी इक्वेशन के लिए एक्टिव मास को इसके शो करूँ तो मैं कैसे लिखूंगी? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और ये जो कोएफिशिएंट है हम इसको एज एक्सपोनेंट लेंगे। तो ये क्या कहलाएगा? एक्टिव मास। एक्टिव मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं, और इसका जो यूनिट है वो यूनिट क्या होता है? मोल
पर डेसीमीटर क्यूब। अगर हम इसको माइनस का क्यूब होता है ये, लेकिन माइनस का क्यूब अगर हम ना लगाना चाहें तो फिर हम यहाँ पे स्लैश डाल सकते हैं, यानी कि मोल डिवाइडेड बाय द डेसीमीटर क्यूब। लेकिन अगर हम इस ना लगाएं तो फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यूब हो जाएगा। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द सब्सटेंसेस? मोल पर डेसीमीटर क्यूब।